हेलो फ्रेंड्स, क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री अध्याय 5 है। हम लोग आगे का भाग देखेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग कलर से कलर किए हुए हैं ताकि अच्छा लगे देखने में और ध्यान भी बना रहे। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। और इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लोगों को क्या है फ्रेंड, हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को क्या होना पड़ता है, संगठित होना पड़ता है। इन्हें संचार और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। और भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। अठारह में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ लोगों का मानना क्या है कि ये 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ एक दुनिया भर में ये सबसे बड़ा क्या है, सशस्त्र संघर्ष था। देखिए ये किस प्रकार से विद्रोह हो रहा है, युद्ध हो रहा है। ये चित्र कहाँ का है, चित्र 4 है, कैवलरी लाइनों में युद्ध। और यहाँ पर कुछ था जो सैनिक विद्रोह, ये सैनिक विद्रोह है क्या, देखते हैं हम लोग। हाँ, सैनिक विद्रोह की जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं। तो जब सिपाही इकट्ठा होकर अपने सैनिक अफसरों का क्या करते हैं, हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, सैनिक विद्रोह। और ये वाला चित्र में क्या है कि 3 जुलाई 1857 को 3000 से ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली आ पहुँचे और उन्होंने जमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर क्या किया, धावा बोल दिया। और ये युद्ध पूरी रात चलता रहा। तो कब का है फ्रेंड, ये 3 जुलाई 1857 को 3000 से भी ज़्यादा विद्रोही बरेली से दिल्ली तक आ पहुँचे और उन्होंने क्या किया, जमुना को पार किया और ब्रिटिश कैवलरी चौकियों पर क्या किया, धावा बोल दिया। यह युद्ध पूरी रात तक चलता रहा। आगे हम लोग देखेंगे मेरठ से दिल्ली तक 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में क्या हुआ, अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। किसको फ्रेंड, तो मंगल पांडे को ना। कब, 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में क्या हुआ, अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में जुर्म में फांसी पर लटका दिया गया। तब चंद दिन बाद मेरठ में क्या हुआ, तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। तो कुछ ही दिनों के बाद मेरठ में क्या हुआ, जो तैनात सिपाहियों थे वे लोग नए कारतूसों के साथ जो फौजी अभ्यास करने से क्या के इनकार कर दिए। और सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। तो क्या था फ्रेंड, सिपाहियों को यह अफवाह फैलाया गया था कि यह लगता था कि उन कारतूसों पर सूअर और गाय की चर्बी का लेप चढ़ाया गया है। 85 सिपाहियों की नौकरी, तो क्या है फ्रेंड, 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया और उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सज़ा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे का फांसी पर लटका दिया गया और 9 मई 1857 के समय में 9 मई 1857 के समय में 10-10 साल की सज़ा और उन्हें सिपाहियों की नौकरी से निकाल दिया गया। किस जुर्म में, तो अफसर का हुक्म न मानने के जुर्म में। अब मेरठ तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत ज़बरदस्त रही।
मेरठ में जो तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की क्या है जो प्रतिक्रिया है वो बहुत ज़बरदस्त रही और 10 मई को सिपाहियों ने क्या किया, मेरठ की जेल पर धावा बोलकर वहाँ बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया गया। ठीक है। तो 10 मई को क्या हुआ, सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोला। इसके बाद वहाँ पर जो बंद सिपाही थे जो कैद किया गया था उनको आज़ाद कर लिया गया और उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर क्या किए, हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेज़ों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। तो क्या है फ्रेंड, उन्होंने जो उनका बंदूक और हथियार था वो कब्जे में ले लिया और अंग्रेज़ों की जो इमारत है और जो संपत्तियाँ हैं उनको आग के हवाले आग में जला दिए। ठीक है। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ कुछ मतलब जो फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया और सिपाही पूरे देश में अंग्रेज़ों के शासन को ख़त्म करने पर आमादा थे। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज़ों के जो जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा? सिपाहियों ने इसका भी क्या-क्या जवाब ढूँढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। तो क्या है फ्रेंड, अब सवाल आ रहा था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस देश का शासन कौन चलाएगा? तो फिर सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूँढ लिया था। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफ़र को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुँह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गई। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली के में तैनात टुकड़ियों ने बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए और देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। जो विजयी सिपाही हैं वो लाल किले की दीवारों के आसपास जमा हो गए। ये कौन है? मंगल पांडे। मंगल पांडे की स्मृति में जारी डाक टिकट है। देखिए फिरंगी है क्या? जब विदेशी इस शब्द में अपमान का भाव आता है तो फिरंगी का मतलब क्या है? जो विदेशी है ना उसके लिए अपमान का भाव वाला शब्द है। अब बादशाह से क्या है? बादशाह से मिलना चाहते थे। तो वे बादशाह से मिलना चाहते थे और बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ दो 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 हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने क्या किया, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर लिया। ठीक है। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को क्या किया, चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया और बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए और अंग्रेजों से जो पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर मुगल साम्राज्य का ही शासन था, ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे और ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर लें तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेंगे। देखिए फ्रेंड, ये बहादुर शाह जफर है। आगे देखेंगे, अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी कि उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुए उथल पुथल कुछ समय में शांत हो जाएगी, लेकिन जब बहादुर शाह जफर ने बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात क्या हुआ, बदल गई। अक्सर ऐसा होता है कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता है तो उनका उत्साह और साहस बढ़ जाता है। इससे उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता है। अब आगे देखेंगे, ये कौन है फ्रेंड? ये नाना साहब है ना, नाना साहब। बगावत फैलने लगी। आगे देखेंगे, बगावत फैलने लगी। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया। अगर खबर फैलने में कुछ समय तो लगना ही था तो लेकिन फिर क्या हुआ, विद्रोह का सिलसिला ही शुरू हो गया।
ये चित्र क्या है? जैसे जैसे विद्रोह फैला, छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। जैसे जैसे विद्रोह फैलने लगा, वैसे वैसे छावनियों में जो अंग्रेज अफसर थे उन लोगों को मारने लगा। देखिए, मारा जाने लगा। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे, हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनकी देखा देखी कस्बों और गांवों के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। वे स्थानीय नेताओं, जमींदारों और मुखियाओं के पीछे संगठित हो गए। ये लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया और उन्होंने ऐलान किया कि वो बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर हैं और लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए हैं। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरजिस कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। बिरजिस कद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया। उसकी मां बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली। उन्होंने नाना साहब के सेनापति तात्या तोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडला क्षेत्र में राजगढ़ के रांची अवंतीबाई लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की। अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। विद्रोही टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी। बहुत सारे मोर्चों पर उनकी जबरदस्त हार हुई। इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेजों का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था। खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेजा जिसमें उसने अंग्रेजों के भय को व्यक्त किया था। हमारे लोग विरोधियों की संख्या और लगातार लड़ाई से क्या हुआ, थक गए हैं। एक एक गांव हमारे खिलाफ है, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो क्या फ्रेंड, जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता सामने आए। उदाहरण के लिए फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी कि अंग्रेजों का शासन जल्दी ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है। इसी आधार पर उन्होंने अपने समर्थकों की एक विशाल संख्या जुटा ली। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे और दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही देख लेते हैं। यहाँ पर ये रानी लक्ष्मीबाई है। अपने समर्थकों के साथ वे भी अंग्रेजों से लड़ने लखनऊ जा पहुंचे और दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए। और बरेली के सिपाही भक्त खान ने क्या किए, लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच कर दिया। वो इस बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुए। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे। देखिए, ये वीर कुंवर सिंह है। ये कौन है? वीर कुंवर सिंह है। ब्रिटिश टुकड़ियां विद्रोही पर हमला करती हैं जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सलीमगढ़ किले बाएं पर कब्जा किया हुआ था। इस चित्र में दिया हुआ है ना। विद्रोही सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। शुरू में अंग्रेज सेनाओं को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेजी सेनाओं को और ज़्यादा हथियार, गोले आदि पहुंचाए गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे। जिन्हें हाथी खींच रहे थे और इनकी कतार क्या थी, 7 मील लंबी थी।
इधर देखेंगे कंपनी का पलटवार। इस उथल-पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। इन्होंने उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। विद्रोही को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोह के जो मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी जो पत्नी है बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस ली। ये कौन है? तांत्या तोपे की स्मृति में जारी डाक टिकट है। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने का यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेते रहे। व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई लड़नी पड़ी। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ हुआ। खेड़ी की शुरुआती विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेज फौज से घिरा पाया और वे शहीद हो गए। तांत्या तोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली असफलताओं से विद्रोही को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोही का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उनसे कहा गया कि अगर वे अंग्रेजों के सामने समर्थन कर देते हैं और अगर उन्होंने किसी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे और जमीन पर उनके अधिकार और दावेदारी बनी रहेगी। इसके बाद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोही नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए। उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। जो अंग्रेजों का साथ बना, पिट्ठू बना, तो उनका जीवन बचा, जो नहीं बना उसका जीवन गया। ये क्या है? अंग्रेज टुकड़ियों दिल्ली में घुसने के लिए कश्मीरी गेट को बाजू से उड़ा देती है। देखिए किस प्रकार से। ये क्या है? अंग्रेज टुकड़ियां कानपुर के पास विद्रोही को पकड़ लेती है और ध्यान से देखिए कि किस तरह कलाकार ने अंग्रेज सिपाही को बहादुरी से विद्रोही पर धावा बोलते हुए दिखाया गया है। देखिए विद्रोह के बाद के साल अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों ने जो अहम बदलाव किए वे निम्नलिखित है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए ताकि भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया और उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। इस प्रकार इसे इंग्लैंड के राजा रानी का निजी प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। ठीक है फ्रेंड्स, बाद में फिर अगला वाला भाग